फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार 1989 के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर है। हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं ज्ञानेश कुमार। 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अब देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। निर्वाचन आयोग का भाग कौन सा है? तो भाग है 15। भाग 15 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक आता है। अच्छा देखिए 1989 तक ये एक सदस्यीय था और 1989 के बाद मतलब 1990 से 1+2 हो गया। मतलब कि एक तो अध्यक्ष होते हैं इसके, एक हेड होते हैं और 2 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन थी? वीएस रमादेवी। प्रथम, इसमें लिख लीजिए प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये कौन थे? वाईएस कुरैशी थे। अच्छा इनका कार्यकाल कितना दिन होता है? कार्यकाल तो एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 या 65 ईयर्स। समझ गया? या तो 6 साल या तो 65 साल। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। अच्छा अब तक कुछ निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियों का गठन हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो समितियां कौन कौन थी? समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित समिति कौन कौन थी? तारकुंडे समिति। और इसी की सिफारिश पे, तारकुंडे समिति की सिफारिश पे क्या किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में मत देने की आयु क्या कर दी गई? मत देने की आयु 21 से 18 कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। और कौन कौन समिति थी? तो और समिति हो जाएगी एक दिनेश गोस्वामी समिति। ये भी चुनाव आयोग से, चुनाव सुधार से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी। और एक हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये भी चुनाव आयोग से ही संबंधित है। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा पंचायतों के लिए चुनाव, तो पंचायतों के लिए चुनाव का किसमें है? पंचायतों के लिए चुनाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायतों के लिए चुनाव। पंचायतों का चुनाव ये है अनुच्छेद आर्टिकल
243 के क्लॉज की में है पंचायतों के लिए चुनाव। निर्वाचन आयोग से जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं सबको मैंने एक पेज पे लिखने का प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 26वें हैं। इसके पहले राजीव कुमार थे, और वर्तमान में अब अगले कौन होंगे, इनका कार्यकाल कब तक है, 2029 तक रहेंगे। ये भी याद रख लीजिएगा, 2029 तक ये रहने वाले हैं ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बजट 2025 में ही इसका 25-26 में ही इसका वर्णन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 लाख युवाओं को। इसके लिए बजट में 10,372 करोड़, बजट में 10,372 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितने युवाओं को, 1 लाख युवाओं को। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका है AI प्रशिक्षण देना, AI प्रशिक्षण देना मुख्य इसका उद्देश्य है। मतलब कि AI की बढ़ती हुई मांग को देकर के युवाओं में इसके कौशल को विकसित करना। अच्छा, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली AICT कौन बनी है, भारत की पहली AICT तो भारत की पहली AICT कौन है, लखनऊ। अच्छा, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ये महाराष्ट्र में बनेगा, महाराष्ट्र में बनेगा। भारत की पहली AI फिल्म कौन थी, भारत की पहली, इराह। अच्छा, भारत की पहली AI टीचर कौन थी, AI शिक्षक कौन थी, आइरिस। भारत की पहली AI इंजीनियर, कौन थे, देविका। पहली AI इंजीनियर देविका। और यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम AI यूनिकॉर्न, तो ये कौन है, कृत्रिम। AI न्यूज एंकर कौन है, तो AI न्यूज एंकर कौन है, लिसा AI न्यूज एंकर है। AI से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, मनीला। वियतनाम की राजधानी क्या है, 99। वियतनाम की राजधानी फनोपेन। वियतनाम की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो। और हाल ही में इसमें क्या हुआ, कली का क्या हुआ, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। और माउंट कहाँ है,
फिजू में, माउंट फूजी में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। यहाँ पे तमिल, देखिए तमिल संगम साहित्य में या 3 संगम साहित्य होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्तस, ऋषि अगस्तस। इसके भी अध्यक्ष ऋषि अगस्तस। और इसके भी तीसरा कौन थे? नकील। एक तमिल व्याकरण पुस्तक है तोलकपियम, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तोलकपियम ये क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ। इसके लेखक कौन है? तोलकपियर। याद रख सकते हैं। जीवक चिंतामणि, ये सभी पुस्तकें हैं। जीवक चिंतामणि ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुक्तेवर। शिल्पाधिकारम ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ इसको बोल सकते हैं, दक्षिण भारत का बौद्ध ग्रंथ। और इसका लेखक कौन है? इलेंगो इडिगल। ठीक है, मनी मेकलई, ये सारी पुस्तकें हैं। मनी मेकलई ये भी बौद्ध ग्रंथ है, ये भी क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? सीतेल्लो सतनार। यहाँ पे लिख लीजिए चोल, चेर, पांड्या। चोल, चेर और पांड्या, इनका प्रतीक चिन्ह ये वंश हो गया। और ये प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या क्या था? तो चोल का क्या था? बाघ था। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर का था धनुष, और पांड्या का था मछली। पांड्या क्या था? मछली। अच्छा, लाल चेर के नाम से एक सेनगुटु, लाल चेर के नाम से चेर वंश का एक शासक था, जिसको कोई लाल चेर कहते थे, उसका नाम था क्या? सेनगुटुवम। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ है। बाली में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल तथा P8I विमान ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। आईएनएस शार्दुल तथा P8I विमान ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। आईएनएस शार्दुल तथा P8I विमान में। ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास, अब लिखिए ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास। सबसे पहले कुछ युद्धाभ्यास लिख देते हैं। ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो हिंद महासागर में वर्तमान में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास हुआ है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत तथा सिंगापुर। सिलिनेक्स किसके बीच होता है? सिलिनेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत तथा श्रीलंका।
स्लिनक्स, एकता तथा एक्यूबेरिन, एकता तथा एक्यूबेरिन युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? एकता तथा एक्यूबेरिन भारत तथा मालदीव, भारत तथा मालदीव। नोमडिक एलिफेंट, नोमडिक एलिफेंट, नोमडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो नोमडिक एलिफेंट किसके बीच होता है? नोमडिक एलिफेंट किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया, भारत तथा मंगोलिया, भारत तथा मंगोलिया। नोमडिक एलिफेंट भारत तथा मंगोलिया। अभी हाल ही में सूर्य किरण हुआ है, सूर्य किरण किसके बीच होता है? तो सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत तथा नेपाल। अभी वर्तमान में इसका आयोजन नेपाल में हुआ है, भारत तथा नेपाल, भारत तथा नेपाल। साइक्लोन हाल ही में आयोजित किया गया है, साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत तथा मिस्र, भारत तथा मिस्र, भारत तथा मिस्र के बीच में। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत तथा अमेरिका, भारत तथा अमेरिका, भारत तथा अमेरिका वज्र प्रहार होता है, भारत तथा अमेरिका के बीच वज्र प्रहार होता है। डस्टलिक लिखिए, डस्टलिक, डस्टलिक युद्धाभ्यास, डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत तथा उज्बेकिस्तान, भारत तथा उज्बेकिस्तान। भारत तथा उज्बेकिस्तान। एक और इसमें लिख लीजिए दोस्ती, दोस्ती युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? दोस्ती युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत, श्रीलंका तथा मालदीव, भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के बीच। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मालदीव में, मालदीव में हुआ है। एक और लिखिए डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। इसका आयोजन इसका किस किस देशों के बीच होता है? भारत, फ्रांस तथा यूएई, भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच होता है। और हाल ही में अभी अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है, अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ युद्धाभ्यास हैं, इसको आप याद रख सकते हैं किन के बीच हुआ है, वो भी मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें लिख लीजिए वर्तमान में, अभी वर्तमान में जैसे कि सेना दिवस, सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद लिख लीजिए वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। और थल सेना दिवस, थल सेना, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को थल सेना दिवस मनाया जाता है। सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष है। वायुसेना, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, मध्य प्रदेश के रीवा के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना दिवस के उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना दिवस के अमरप्रीत सिंह, और थल सेना दिवस के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन करेक्ट आंसर क्या होगा? एन चंद्रशेखरन। नाइटहुड, अच्छा नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग के चलते, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने लौटाई थी? किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी ने क्या वापस की थी? महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। तो नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। हुआ कब था जालियांवाला बाग हत्याकांड? कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए इसमें देखते हैं हम थोड़ा नोबेल। पहले देख लेते हैं कि कौन सा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछ देता है कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सब एक ही जगह लिख रहा हूँ, सबको मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ, समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना समझ आता है। सबसे यहाँ पे नोबेल, सबसे पहली बार नोबेल से स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। प्रित्जर अवार्ड, प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1917। ऑस्कर अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1929 से। कलिंग अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1952। कलिंग अवार्ड। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1954। पद्म पुरस्कार जो भी होते हैं उनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 में ही। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी 1955 में। 1955 में हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसकी कब हुई थी? इसकी हुई थी 1957 में। 1957 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961, 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी हुई थी 1961 में, हालांकि दिया गया था 65 में, लेकिन शुरुआत हुई थी इसकी भी 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985। राजीव गांधी सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी 1991, 92 इसका भी दे देता है, दोनों याद रखिए, 91 से 92। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? व्यास सम्मान, तो इसकी भी शुरुआत हुई थी 1991 में। व्यास सम्मान की भी शुरुआत हुई थी 1991। और यहाँ पे राजीव गांधी पुरस्कार भी लिखिए, राजीव गांधी पुरस्कार, हालांकि इसका चेंज है अभी नाम, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, और उस समय वही था। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और देख लीजिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। इसके 1995 में हुई थी। एक और इसमें छूट गया है, लिख लीजिए, मैन बुकर पुरस्कार
तो इसका हुआ था 1969 में। मैन-विकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 तथा दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको आप कैसे भी इसको याद करना ही पड़ेगा। इसकी शुरुआत कब कब हुई थी, इस सब का वर्णन। अच्छा चलिए देखते हैं कितने भारतीयों को नोबेल मिला अभी तक, किनको कब कब मिला है। सबसे पहला नोबेल मिला है 1913 में। 1913 में सबसे पहले किनको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। दूसरे नंबर पे 1930 में मिला, किनको मिला था? सीवी रमन को, सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन को। फिर मिला था 1968 में, किनको मिला था? हरगोविंद खुराना को, जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को मिला था। 1979 में मिला था मदर टेरेसा को। ये नोबेल पुरस्कार की बात हुई है, मदर टेरेसा 1979 में। 1983 में मिला था, 1983 में मिला था एस चंद्रशेखरन। कब मिला था? 1983 में। 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स में किनको मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल अवार्ड, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। 2001 में मिला था वी एस नायपाल को कब मिला था? तो वी एस नायपाल को मिला था 2001 में। 2001 में वी एस नायपाल को साहित्य के पुरस्कार में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में किन भारतीयों को मिला था? 2009 में मिला था वी रामाकृष्णन। कब मिला था? 2009 मिला था। 2014 में किनको नोबेल मिला था? 2014 में किनको मिला था? कैलाश सत्यार्थी, शांति के क्षेत्र बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। मलाला यूसुफजई को भी मिला था, साथ में मिला था 2014 में, दोनों को मिला था साथ ही में। और 2019 में एक और लिख लीजिए, मिला था अभिजीत बनर्जी, इनको भी इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में मिला है। अभिजीत बनर्जी। तो ये अब तक जितने भारतीयों को भारत नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी लिस्ट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, बहुत मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISRO। करेक्ट आंसर क्या होगा? ISRO। इसरो ने क्या, देखिए जितने भी रॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन, मतलब कि द्रव नाइट्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। द्रव नाइट्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। इसरो ने क्या किया है कि ठोस बनाया, ठोस रॉकेट मोटर बनाया, मतलब इसका ईंधन के रूप में ठोस चीजों का क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो ठोस कौन बनाया? ISRO ने बनाया, ठीक है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, यूएसए की है 1958 में हुई थी। ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। जाक्सा कहाँ की है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान की है। और कासा कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। कासा दक्षिण कोरिया की है। कासा कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की कासा। अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वी नारायणन बने हैं, 11वें नंबर के हैं। वी नारायणन बने हैं 11वें नंबर के। अच्छा, इसरो द्वारा कुछ लॉन्च किए गए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं PSLV
C25, PSLV C57, PSLV C58, PSLV C59 और PSLV C60। एक और लिख लीजिए GSLV F15। अब देखना इसमें क्या क्या लॉन्च किया। देखिए इससे मंगलयान लॉन्च किया गया था, मंगलयान। PSLV C25 से मंगलयान, PSLV 57 से क्या, आदित्य L1, आदित्य L1, आदित्य L1, आदित्य L1। PSLV C58 से क्या, एक्सपोसेट, एक्सपोसेट, एक्सपोसेट PSLV C58। और C59 से क्या हुआ है, C59 से क्या हुआ है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब मिशन, एजेंसी का प्रोब 3, प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है। PSLV C60 स्पेडेक्स, स्पेडेक्स डॉकिंग जो डॉक करवाना था दोनों को, दो मिसाइलों को, सॉरी दो अंतरिक्ष यानों को डॉक कराना, मतलब कि एक में जोड़ना अंतरिक्ष में। इसके लिए कौन सा मिशन था, PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन, स्पेडेक्स मिशन। और ये 100वां मिशन है। इसरो का 100वां मिशन कौन है, इसरो का 100वां मिशन NVS-02, NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट 02 है। और ये किसे भेजा गया, GSLV F15 से। तो यूएसए का, सॉरी इसरो का 100वां मिशन क्या है, GSLV F15 द्वारा भेजा गया NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ ही की गई है। तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है, चेन्नई में। कहाँ की गई है, चेन्नई में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अच्छा अभी हाल ही में क्या हुआ है, एशिया, अभी हाल ही में मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा है, एशिया पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, थाईलैंड में। कहाँ आयोजन हुआ है, थाईलैंड में। और इस पर टॉप पर कौन रहा, टॉप पर रहा, इसलिए इसकी ज़्यादा पूछने की संभावना है। टॉप पर कौन रहा, टॉप पर रहा कौन, भारत ने टोटल क्या जीता, इसमें 12 मेडल जीते हैं। भारत ने इसमें टोटल 6 + 1 + 5 मेडल जीते हैं। ये गोल्ड हो गया, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया ब्रोंज। मतलब भारत ने टोटल 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीता था। किसमें, एशिया पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन, हाँ एशिया पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। तथा टॉप पर कौन रहा है, टॉप पर कौन रहा, भारत रहा है। अच्छा हाल ही में निजामाबाद में क्या हुआ है, निजामाबाद में तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किन्होंने किया, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किसने किया, पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल जी के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन निजामाबाद का है, तेलंगाना में है। अभी चंडीगढ़ से क्या हुआ है, चंडीगढ़ से अमित शाह जी ने नए नागरिक कानून की शुरुआत यहीं से की है। नए नागरिक कानूनों की शुरुआत अमित शाह जी ने कहाँ से की है, चंडीगढ़ से की है। विंटर गेम्स का आयोजन अभी कहाँ हो रहा है, विंटर गेम्स का आयोजन अभी कहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों में आयोजित किया जा रहा है विंटर गेम्स। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों में विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है। हो जा रहा है अभी 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन अभी कहाँ हुआ है, 38वां का कहाँ हुआ है अभी राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल
और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? देखिए 37वां कहाँ हुआ था? गोवा हुआ था, गोवा में। 38वां अभी उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और 39वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा, मेघालय में होगा। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है, 39वां मेघालय में। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक आ रहा था, ध्यान ही नहीं है अभी भैया। हाँ, हाल ही में हवा, सर ये सतह होगा, ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ग्रेवहॉक हाइब्रिड का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने किया है। किस देश ने? ब्रिटेन ने इसका निर्माण किया है। ये क्या करेगा? सतह से, मतलब सतह से हवा में मार करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। अमेरिका ने हाल ही में एक मिसाइल बनाया था जिसका नाम था, क्या नाम था? डार्क ईगल। डार्क ईगल, डार्क ईगल, डार्क ईगल मिसाइल अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ है। डार्क ईगल मिसाइल किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। अच्छा, भारत का, यहाँ पे लिख लेते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कौन था? कब हुआ था? 1974। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। कोडवर्ड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या था? इसका कोडवर्ड था। दूसरा कब हुआ था? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और इसका कोडवर्ड था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। उन्नीस सौ 83 में भारत के द्वारा IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हुई थी किस? APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, कलाम के नेतृत्व में। और इसके तहत 5 मिसाइल का गठन हुआ, PATN निर्माण हुआ 5 मिसाइलों का। कौन कौन सा था? ये था पृथ्वी, ये था अग्नि, A फॉर अग्नि, और T फॉर क्या था? त्रिशूल, त्रिशूल। N फॉर नाग, और A फॉर आकाश। देखिए इसमें से प्रश्न कैसे पूछता है, ये बस बोलता है कि कौन कहाँ से मार करता है। आपसे पूछेगा कौन मार कहाँ से करता है। देखिए पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी क्या करता है? बस सतह से सतह मारता है। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह, पृथ्वी सतह से सतह। पृथ्वी मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? सतह से सतह। तो पृथ्वी मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती? सतह से सतह करेगी। अग्नि मिसाइल भी क्या करेगी? सतह से सतह ही मार करेगी। सतह से सतह अग्नि मिसाइल, सतह से सतह अग्नि मिसाइल ही मार करेगी। त्रिशूल क्या करेगी? सतह से हवा, सरफेस टू एयर, सतह से हवा त्रिशूल मार करेगी। त्रिशूल कहाँ से कहाँ मार करेगी? सतह से हवा। और नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। और इसकी भी जो मारक क्षमता है वो भी सतह से सतह ही है, सतह से सतह, सतह से सतह इसकी भी मारक क्षमता है। और एक आकाश की मारक क्षमता सतह से हवा है, सतह से हवा, सतह से हवा। और ये जो अग्नि मिसाइल है ये अंतर्द्वीपीय है, अंतर्द्वीपीय मिसाइल है, अंतर्द्वीपीय मिसाइल है। अंतर्द्वीपीय मिसाइल मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अग्नि मिसाइल द्वारा मारा जा सकता है। हालांकि 5000 तक तो बना लिया है भारत ने, ठीक है।
तो IGMDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में हुई थी। और ये मैंने लिखा नहीं क्या, 1983 में हुई थी इसकी शुरुआत APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, और 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया। पटना लिख सकते हैं पीछे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सतह से सतह ही मारेगी। आकाश सतह से हवा में, त्रिशूल भी सतह से हवा में, अग्नि सतह से सतह में, और पृथ्वी भी सतह से सतह पे ही वार करती है। इसको लिख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नाक्सा पहल की शुरुआत की गई है? नाक्सा पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा नाक्सा पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल रूप से, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है डिजिटल रूप से, डिजिटल रूप में भूमि का रिकॉर्ड रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना, डिजिटल रूप में भूमि का रिकॉर्ड रखना, ताकि भूमि विवाद को कम किया जा सके, ताकि भूमि विवाद सिर्फ बिहार में ही नहीं, लगभग सभी जगह होता ही है। भूमि विवाद को कम करना, भूमि विवाद को कम करना इसका मूल उद्देश्य है। भूमि विवाद को कम करना क्या है? नाक्सा परियोजना का या नाक्सा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार, डिजिटल रूप से भूमि का रिकॉर्ड रखना तथा भूमि विवाद को कम करना। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक और पार्थ योजना, मध्य प्रदेश में हाल ही में पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। पार्थ योजना क्या है? पुलिस भर्ती से संबंधित है। पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश। पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ? मध्य प्रदेश में ही। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन भोपाल, इसका कहाँ हुआ था? भोपाल में इसका सम्मेलन हुआ था। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन? नाक्सा पहल हो गया, नाक्सा पहल हो गया, फिर कौन सा? पार्थ योजना हो गया, और राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। अभी भीख देने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? भीख देने पर प्रतिबंध, ये भी प्रश्न आया था अभी। भीख देने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? किस शहर ने लगाया है? इंदौर ने। अगर आप भिखारी को भीख दीजिएगा तो आप पे FIR हो जाएगा। किसने इसको शुरू किया? इंदौर ने। किसने इसको शुरू किया? इंदौर ने, ठीक है। गुजरात में हाल ही में क्या हुआ है? गुजरात में, तो गुजरात में हाल ही में क्या हुआ? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का शुरुआत कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बना है? 76वां जिला कौन बना है? महाकुंभ, महाकुंभ बना है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक हिस्ट्री का यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ पे लिख देते द्वितीय, यहाँ पे लिख देते हैं तृतीय, ये चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, और दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, और तीसरा कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, और चौथा कब हुआ था? ईसा पूर्व फर्स्ट शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है। अब देखिए, पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था राजगीर में, पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में। दूसरे का कहाँ हुआ था? वैशाली, दूसरे का कहाँ हुआ था? वैशाली, और तीसरे का कहाँ हुआ था?
पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथे कहाँ हुआ था? कश्मीर, कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अच्छा, पहले के अध्यक्ष कौन थे? पहले के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप प्रथम के अध्यक्ष थे। दूसरे का कौन थे? साबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और तीसरे का कौन थे? मुखलिपुत्तिस्या। और चौथे के अध्यक्ष कौन थे? चौथे के अध्यक्ष कौन थे? और उपाध्यक्ष दो थे इसमें, ठीक है। तो अध्यक्ष थे जो वो कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और याद रख लिए इसमें शासक कौन थे? तो पहले में थे अजातशत्रु। दूसरे में कौन? कालाशोक। तीसरे में कौन थे? अशोक। और चौथे में कौन थे? कनिष्क। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखवा दिया। प्रथम बौद्ध संहिता 483 राजगीर में हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। यहाँ पे लिखिए अध्यक्ष, इधर लिखिए अध्यक्ष, यहाँ पे लिखिए शासक, स्थान, समय, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं थोड़ा ऐसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता 383 राजगीर महाकश्यप अजातशत्रु। दूसरा 383 वैशाली साबाकामी कालाशोक। और तीसरा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मुखलिपुत्र से अशोक के समय होता। और चौथा हुआ था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप मतलब चाह के भी आपको भूलना नहीं है दोस्त, ठीक है। टेस्ला द्वारा बनाई गई एआई चैटबॉट का नाम क्या है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो इसका नाम क्या है? ग्रोक 3। इसका नाम क्या है? ग्रोक 3, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका चैटबॉट का नाम क्या है? एआई चैटबॉट का नाम क्या है जो दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई है? ग्रोक 3 है। अच्छा, अभी आपने हाल ही में डीप सीक का नाम सुना होगा। डीप सीक इसको चाइना ने बनाया था। किसने बनाया था? चाइना ने। एआई चाइना ने बनाया था इसको, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रोक 3। टेस्ला ने बनाया है ग्रोक 3 को टेस्ला ने बनाया। डीप फेक क्या है? डीप फेक क्या है कि एक समान रूप से चीज़ों को एक समान रूप से तथा कृत्रिम रूप से वस्तुओं का निर्माण, मतलब वस्तुओं का निर्माण नहीं, मतलब कि उनका छवि बनाना डीप फेक का, ठीक है। हो गया ये। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, एआई विश्वविद्यालय, भारत की पहली एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनेगी? महाराष्ट्र में। कहाँ बनेगी? महाराष्ट्र में बनेगी। और भारत की पहली एआईसीटी कौन बनेगी? तो वो बनेगी लखनऊ। एआईसीटी लखनऊ और एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आइए और इतिहास से हम लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ देख लेते हैं। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता है, मान लीजिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये गया नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसका कौन सा स्थान कौन था? ठीक है, उत्तर में कौन था? चिनाब नदी के तट पर मांडा था। चिनाब नदी के तट पर मांदा था। क्या नाम था? मांदा। चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में कौन था?
गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, दैमाबाद लिख लीजिए, दैमाबाद। और पूरब में कौन था, पूरब में कौन था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर था। और ये किस नदी किनारे से था, हिंडन नदी। कौन सा, हिंडन नदी, हिंडन नदी। तो हिंडन नदी किनारे स्थित कौन था, आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन था, पश्चिम में कौन था, दासक नदी, दासक नदी के किनारे स्थित था। इसका नाम था सूतकांगेदुर, सूतकांगेदुर, दासक नदी के किनारे स्थित सूतकांगेदुर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सिंधु सभ्यता का उत्तरी, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, तो इसको आप बना लीजिएगा। और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया था, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज ने किया था, क्या किया था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और ये रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने तो किया था, मोहनजोदाड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। और मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित था, सिंधु नदी, सिंधु नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी के तट पर। इसके बाद आते हैं हम कोटदीजी, कोटदीजी, कोटदीजी किस नदी के तट पे है, तो कोटदीजी खोज पहले किसने किया था, फैजल अली, फजल अली, फजल अली। और ये किस नदी किनारे स्थित था, ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित था, कोटदीजी भी सिंधु नदी किनारे स्थित था। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर, बी लाल, बीबी लाल तथा बीके थापर। बीके थापर। और ये किस नदी के तट पे है, ये है घग्गर, घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। अब आते हैं हम लोग लोथल, 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 लोथल की खोज किसने किया था, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। और ये किस नदी के तट पे है, भोगवा नदी, भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पे है लोथल। लोथल के बाद आते हैं रंगपुर, रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर किस नदी के तट पे है, रंगपुर की खोज किसने किया था, इसका भी खोज रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। और ये कहाँ स्थित है, मादर नदी के तट पर स्थित है, मादर नदी, मादर नदी, मादर नदी, मादर नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद आते हैं धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा खोज किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा खोज किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और एक किस नदी के तीटा, लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है। और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज किसने किया था, आलमगीर की खोज किसने किया था, इसको भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। और एक किस नदी के तट पे है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी, वो पहले भी मैंने बताया था अभी। और एक किसमें, बनवाली, बनवाली लिख लीजिए, बनवाली, बनवाली, बनवाली की खोज किसने किया था, तो बनवाली की खोज किसने किया था, ऑरेंज स्टाइल, ऑरेंज स्टाइल, बनवाली खोज ऑरेंज स्टाइल ने किया था। और ये रंगोई नदी के तट पर था। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसमें, एक था रोपन, ठीक है, रोपन, रोपन, ठीक है। तो रोपन की खोज किसने किया था, रोपन किस नदी के तट पे हुआ था, रोपन, रोपन किस नदी के तट पे हुआ,
रोपण था, रोपण की खोज सबसे पहले यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा, रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और ये किस नदी के तीर पर था? सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, देखिए आलमगीरपुर की खोज किसने किया था? तो आलमगीरपुर का भी खोज किसने किया था? आलमगीरपुर का भी खोज किसने किया था? आलमगीरपुर का भी खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किन्होंने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर का ही खोज किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। और ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। धौलावीरा खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, सही है। बनवाली का भी खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही किया था। बनवाली की भी खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही किया था। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट। अब सही है, बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, अब बिल्कुल सही है। तो अब इतना जितना है, फिर आपको ये सभी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव का, लोथल भी रंगनाथ राव, भोगवा नदी, धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी, रोपण यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी, बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर है। यहाँ पर रंगोई नहीं तो सरस्वती भी देता है, याद भी रखिएगा, सरस्वती और रंगोई दोनों सेम ही है, सरस्वती और रंगोई दोनों सेम है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है? एनटीपीसी, एनटीपीसी ने जीता है। इसको किसने जीता है? एनटीपीसी। देखिए ये होता क्या है, यूएनओ द्वारा जो एसडीजी गोल घोषित किए गए हैं उसको ध्यान में रख के अगर कोई कंपनी कार्य करती है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एनटीपीसी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। अच्छा, अडानी ग्रीन, अडानी ग्रुप अभी में क्या हुआ है? अडानी ग्रुप हाल ही में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? अडानी परिवार, अडानी परिवार वाले बने हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। सेल की स्थापना कब हुई? जैसे एनटीपीसी हो गया, सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973। सेल की स्थापना 1973। भेल की स्थापना, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में भेल की स्थापना, एनटीपीसी का 1975 में, सेल की स्थापना 1973। अच्छा, बोकारो, यहाँ पे देखिए बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला, किनकी मदद से? बोकारो रूस की मदद से स्थापित किया, भिलाई भी रूस से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो बोकारो रूस की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ था, सेल 1973 में, भेल 1964 में, और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? अडानी ग्रीन, सबको पता है। सॉरी अडानी ग्रीन नहीं, रिलायंस। ठीक है, यहाँ पे भाई गलती हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी जल्दीबाजी में हो गई थी दोस्ती इसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? सही जवाब हो जाएगा, इसमें से तो हट गया। अच्छा कोई बात नहीं, पीडीएफ में ही हटा है ऐसे। तो सही जवाब है रिलायंस सबसे अमीर बने हैं। ठीक है, और ये भिलाई वाला आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर एशिया मिश्रित टीम का खिताब अवार्ड जीता है? तो चीन को किसने हराया? चीन को हराया किसने? इंडोनेशिया ने हराया। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित किससे है? खेल बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है मिश्रित एशिया टीम खिताब। किससे? बैडमिंटन से।
तो बैडमिंटन का खेल है, और इसको जीता है किसने? इंडोनेशिया ने, और हराया किसको? चीन को। चीन को हराकर जीत लिया। बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफियां देखते हैं। उबेर कप, थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस